शिल्पी एक बार फिर से आप सबका आज के मेरे इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है आई होप उन सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा, चाहे वो यूपीपीएससी का रहा हो या फिर एमपीपीसीएस का रहा हो या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम रहा हो। आई होप सारे एग्जाम्स आपने जो दिए हैं वो अच्छे गए होंगे, मैं ये मान कर चलती हूँ। और जो लोग आने वाले टाइम के लिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024, 25, 26 या कॉन्टिन्यूस जो कर रहे हैं अभी तैयारी, उनके लिए यहाँ पर आज मैं मेंस की आंसर राइटिंग करा रही हूँ। क्योंकि जो लोग मेरे लेक्चर्स ले चुके हैं उनको बखूबी पता होगा कि मैंने आर्ट एंड कल्चर में आपको ऑलमोस्ट चीजें पढ़ा दी हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स जिसने नहीं देखे हैं वो प्लीज पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, उसको जाके देख लीजिए, तब आप यहाँ पर समझ पाएंगे चीजों को। क्योंकि जब तक आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे आप समझने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, क्योंकि बारीकी से चीजों को समझा होता है मेंस आंसर राइटिंग करने में तभी मजा आता है। मैंने जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें आपको मैंने पीटी के क्वेश्चंस को भी, पीवाईक्यू को भी डिस्कस किया था लेक्चर्स के साथ साथ। इसके साथ साथ मैंने ट्रिपल आर की भी एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ वैसे क्वेश्चन थे जो मोस्ट प्रॉब्ली पूछे गए हैं। और आप देखेंगे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए थे उसमें से काफी क्वेश्चंस आए हैं। आप कहेंगे तो उसको भी मैं डलवा दूंगी, तो उसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आए आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यहाँ पर। इसके साथ साथ मैंने करंट अफेयर्स बेस्ड आपको लक्ष्य की सीरीज को भी कंप्लीट कराया है, जिसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर को वहां पर करंट बेस्ड पढ़ाया है। तो नहीं देखा है जिसने भी ये वीडियोस, तो इस वीडियो को पॉज करिए, पहले जाके वो सारी चीजें देखिए, फिर आप इस पर जंप करिए। और हाँ, एक चीज बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो मैं आज आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड करा रही हूँ, मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि उन बच्चों को इस पे देखिए सबके लिए मद्देनजर रखते हुए कराया जाता है सारे चीजें, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही बिगिनर होते हैं, अभी जो बेसिक से सीख रहे हैं, तो उनको ध्यान में रख के मैंने क्वेश्चंस आंसर को इस तरह से फॉर्मेट किया है ताकि आप बहुत माइन्यूट सी चीजें भी समझ सकें, बहुत बेसिक से चीजें समझ सकें। मतलब क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है पहले पार्ट को, फिर उसका आंसर राइटिंग भी आपको इसमें दिया गया है, मॉडल आंसर, जो कि आपको मेरे जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बात करें आज के इस वीडियो की, तो ये पहला पार्ट है, ऐसे और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग को करवाऊंगी जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आप यहाँ देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं मैं कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी ये मेरी आईडी है। इसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी वर्मा 22, इस पर आपको मेरे आर्ट एंड कल्चर या जो भी आज तक मैंने पढ़ाया है उन सब की पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। बाई चांस अगर मुझसे मिस हुई है तो आप मुझे वहां पर पिन कर सकते हैं। और रही बात आज के इस लेक्चर की, तो उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल शिल्पी वर्मा 22 पर मिल जाएगी। यहाँ तक सबको स्पष्ट है? क्योंकि बाद में फिर बच्चे बीच का लेक्चर छोड़ते आधा आधा देखते हैं तो फिर पूछते हैं कि इस पे पीडीएफ मिलेगी। और जो भी मैं आपको न्यूज कराती हूँ, न्यूज एट 9 से संबंधित जो है वो भी आप देख रहे होंगे, आई होप सो। इसके साथ साथ ये आपको अमृत उपाध्याय सर बेसिकली लेते हैं ये प्रोग्राम, और ये कभी कभी मैं ले लेती हूँ। इसके साथ आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, पीसीएस सारथी करके आपने हमारा एक चैनल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए वहां पर। और उसमें जो है पीसीएस लेवल की जितनी भी करंट अफेयर्स न्यूज है, जो जितनी भी पीसीएस है उनसे संबंधित जितनी भी करंट अफेयर्स न्यूज है, वो सब कुछ मैं आपको वहां पर पढ़ाती हूँ। उसमें आपको पूरा एक छोटा सा वीडियो मिलता है, उससे लीजिए। उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको पीसीएस अप टू डेट करके, क्या नाम है, पीसीएस अप टू डेट करके वो वीडियो आता है, उसको जरूर देखिए। पीसीएस के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही वो अनडाउटेडली, लेकिन करंट है वो तो यूपीएससी भी पूछ सकता है, तो उसके साथ भी नोट्स बनाते जाइए ताकि और अच्छे से आप चीजों को समझ सकें। तो यहाँ पर पीसीएस सारथी करके चैनल हमारा नाम है, जिसको सर्च करेंगे पीसीएस अप टू डेट, आपको उसमें मैं पढ़ाती हूँ। वीडियो का वो जो टाइटल है वो पीसीएस अप टू डेट है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो शिल्पी वर्मा 22 टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम एक एक सरप्राइज आपके लिए लेकर आते हैं, एक एक नए गिफ्ट लेकर आते हैं। अब आप पर निर्भर करता है आप उसे किस प्रकार से स्वीकारना चाहते हैं। तो हमारा एक बैच 6 स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी जो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं वो फुल है। तो बैच 6 आपका ऑनलाइन ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस आपको डेली शाम को 6 बजे से मिला करेंगी। और ये जो है आप कोर्स ले सकते हैं, इसको 7 जून तक इसमें एडमिशन, ये अगर आप देखिए 7 जून तक तो एडमिशन है ही, इसके बाद ये 31 ऑफ मई तक अगर आप लेंगे एडमिशन
तो आपको ये फीस मात्र 17,499 रुपए की प्राप्त हो जाएगी अगर आप मेरा कोड SV लाइव इस्तेमाल करेंगे। तो अगर 31 मई तक आप ये कोर्स ले लेते हैं तो आपको ये, यानी कि आज की अगर हम बात करें, आई थिंक आज 31 ऑफ मई है, तो आपको ये कोर्स अगर आज आप ले लेते हैं तो 17,499 रुपए का प्राप्त हो जाएगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेल है एक तरीके से, तो सेल में ऑफर है तो आप ले लीजिए। टाइमली अच्छी चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको और क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल अगर हम आज की बात करें, यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं, यानी कि अपने प्रश्नों पर आते हैं। तो जिसने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे या जिसने इंडिविजुअली भी खुद से भी पढ़ा होगा, तो वो लोग यहाँ पर टॉपिक को समझ पाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यूपीएससी में पूछा गया। हालांकि मैं यूपीएससी बेस्ड ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेंस के, उसी को डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ पर यूपीपीएससी का भी मैंने दिया है। इसके पीछे कारण है, बाद में डिस्क्राइब करूंगी। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, पूरा पहले क्वेश्चन पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को इनपुट प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। अब पहले समझिए, ये तो एक लाइन हो गई, लेकिन हमें आंसर राइटिंग लिखने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी पार्ट क्या है, उसका निष्कर्ष कैसे निकलना है। देखिए, पहले क्या कह रहा है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो एक नगरीय योजना थी उसकी, और संस्कृति ने नगरीय योजना, ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा। नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन, मतलब वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो नगरीय सभ्यता है, जो नगर बनाए गए हैं, वर्तमान युगीन नगरीकरण को इनपुट्स दिए हैं। मतलब उस समय की जो नगरीय सभ्यता थी उसके कुछ इनपुट्स किस प्रकार से आज के वर्तमान में नगरों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अलग से अपना एक चित्रकारी बन रही है आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते पढ़ाते, तो चलिए इस पे ध्यान देना है हमें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय योजना और संस्कृति है, ठीक है, उस समय की जो संस्कृति थी, उस समय की जो सभ्यता थी, उस समय के जो नगरीकरण था, किस प्रकार से स्नानागार बनवाए गए, इत्यादि चीजों को, तो उन सब का प्रभाव क्या क्या, उन सब का प्रभाव कह सकते हैं, या उस समय की क्या क्या इनपुट्स है जो हमें आज के समय पे भी नगरों पर देखने को मिलते हैं। आप समझ गए ना क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया। तो सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता की बताएंगे कि किस प्रकार से नगरीय सभ्यता, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, उच्च स्तर पर यहाँ पर कैसे स्नानागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो के देखेंगे स्नानागार मिले हैं, बृहद स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, किस प्रकार से दुर्ग बनाए जाते थे, कैसे डिफरेंस दिखाया गया है उसमें, जो राजा और शासक और उसमें जो निम्न तबके के लोग हैं उनमें डिफरेंस को दिखाया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। तो कैसे आप इंट्रोडक्शन में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ थोड़ा सा ब्रीफ लिखिए, इसके बाद मेन बॉडी आपसे पूछी जा रही है कि नगरीय योजना जो उस समय की थी उसके प्रभाव क्या क्या इनपुट्स हमें वर्तमान में देखने को मिलते हैं, तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे, ये बहुत बेसिक स्तर से मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिर्फ बोल के 1-2 पॉइंट्स लिख दूंगी, लेकिन वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने टॉपिक को पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पर उन सबको मद्देनजर रखते हुए पढ़ाने का प्रयास करती हूँ कि जिन लोगों ने टॉपिक बाई चांस, मैं माफ कर देती हूँ, नहीं देखा है, तो उनको भी बच्चों समझ आए, है ना, सबका साथ सबका विकास। तो फिर इसीलिए यहाँ पर एक बात कर रहे हैं। तो परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है, तो यहाँ इंट्रो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और सभ्यता में जो नगर नियोजन है वो बहुत पुराना है, सबसे प्राचीन समय का है, जिसके कुछ उदाहरण आज हम चंडीगढ़ जैसे शहरों के रूप में देख सकते हैं। विश्व के अन्य देशों से व्यापार और वाणिज्य भी देखने को मिलता है। तो जब आप परिचय लिखेंगे तो ये सारी चीजों को उसमें डाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में ये दिखाया है, वन लाइनर के फैक्ट्स के रूप में। लिखना ऐसे नहीं है, लिखना अपने शब्दों में है, अपने शब्दों में इसको गढ़ते हुए लिखना है। इस तरह से नहीं लिखिएगा इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ सिर्फ आपको ये जो पीडीएफ उपलब्ध होगी ताकि आपको हेल्प हो जाए कि किस तरीके से इसके आंसर राइटिंग को करना है, एक ब्रीफ मिल जाए। तो इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे, भाई ये बहुत पुरानी ये सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, ठीक है, विश्व के अन्य देशों से व्यापार और वाणिज्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कैसे पता चलता है हमें ये, वहां से कैसे व्यापार आया, उनके खिलौनों के रूप में हमें देखने को मिलता है, वहां पर उनकी चित्रकारी के रूप में मिलता है। तो हमें एक तरीके से बताना है सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत प्राचीन है, बहुत ही व्यापक है, और बहुत ही सारे अवशेष इसके प्राप्त हुए, इत्यादि चीजों को इंट्रोडक्शन में लिखते हुए मेन बॉडी, यानी कि मेन बॉडी जो है, इसको मेन बॉडी कहते हैं, मेन बॉडी पर आना है। और मेन बॉडी में क्या पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में नगर नियोजन प्रक्रिया सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षण दिखाई देते हैं हमें। जैसे मैंने बताया चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ जो है आपका, उसमें भी देखते हैं कि चंडीगढ़ में भी आपको ये जो है इसके वो है जो अवशेष देखने को मिलते हैं या उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्लियर है।
आप कह रहे हैं आधुनिक नगरों में जो व्यवस्थाएं वे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रभावित दिखाई पड़ती। इसको देखिए मैं पढ़ पढ़ के क्यों समझा रही हूँ, मैंने बताया इसको मैं आम भाषा में समझा सकती हूँ, पर यहाँ पर हर एक वो बच्चा भी बैठा है जिसने बिल्कुल शुरुआत की है ना, तो उसको ध्यान में रखते हैं। तो आधुनिक नगरों की अगर जो व्यवस्थाएं देखी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हुई, कैसे वहां पर ग्रिड प्रणाली की बात की गई है, आप इस तरह से भी समझा सकते हैं। ग्रिड प्रणाली पर जो है सड़कों को बनाया गया है, किनारे पे उनकी नालियों को ढका गया है ताकि बीमारियां ना फैले। बड़े बड़े स्नानागार अन्नागार बनाए गए थे। वैसे आज के समय पे भी ये बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे मीटिंग्स के लिए, पानी के लिए कुएं बड़े बड़े आसपास में बनाए गए ताकि पानी का जो है, बारिश का पानी है उसको जो है सेव करा जा सके, उसको संरक्षण दिया जा सके, उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। तो वही सब लक्षण आज के समय में दिखाई देते हैं। रसोई घर शौचालय का निर्माण उस समय में जब हुआ था, उसके प्रभाव आज भी हमें अपने वर्तमान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई व्यवस्था मौजूद थी, कई व्यवस्थाएं मौजूद थी। यहाँ पर माफी चाहती हूँ, ये कई लिखा है। कई व्यवस्थाएं मौजूद थी, जैसे नगरों की देखभाल, उनका संचालन करना, राजाओं के द्वारा कैसे जो चलाया जाता था, या उनके जो शासक हुआ करते थे उसके द्वारा, जैसे आज यहाँ पर अपने जो बड़े-बड़े राजनेता हैं जिनके अंडर में जो है प्रशासनिक स्तर पर कह लें, तो वो किस तरह से जो चीज़ों को चला रहे हैं। तो क्या देखने को मिला? यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते, तुलनात्मक रूप से भी लिख सकते हैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट बताते हुए, लेकिन मेन सिंपल ये पूछ रहा है कि पहले जो चीज़ नगर सभ्यता इत्यादि में जो देखने को मिला है, उसके कुछ-कुछ इनपुट्स आज के समय पे भी, उनके कुछ-कुछ प्रभाव आज के नगरीकरण में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम पॉइंट्स बता सकते हैं कि भई रसोई घर हो गया, शौचालय हो गया, अन्नागार हो गया, ग्रिड प्रणाली पर रोड्स जो बने उनको देख सकते हैं। घर किस प्रकार से बनाए जाते थे कि पिछली कहते बैक डोर एंट्री होती थी फ्रंट में नहीं, ताकि धूल और गंदगी ना आए। उस प्रकार से नालियों को ढका जाता था ताकि बीमारियां ना फैले, थोड़ा-सा सुरक्षित रहे लोग। चौड़ी सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर, जैसे मैंने बताया, ग्रिड प्रणाली पर बनी थी। मेन होल थे जो नालियों की बात करें, कूड़ेदान हुआ करते थे। व्यापार के लिए बंदरगाहों का उस वक्त निर्माण किया गया। इसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं। वो चीज़ आज भी हमारे वर्तमान में है, ठीक है? कारखाने का निर्माण, मनके धातु इत्यादि भी हमें उस समय पे देखने को मिलता है। सेलखड़ी की मुहरें, जिससे हमें पता चला है उस वक्त में कैसे व्यापार के लिए किन-किन वाहनों का इस्तेमाल होता था, या उस समय कैसे जीवन स्तर उनका था, रहन-सहन क्या था। कारखाने का प्रयोग किया, ठीक है? प्रमुख नगरों के किनारे व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र होता था, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। नगरों में अलग-अलग वर्गों के मध्य अंतराल देखने को मिलता है। शिल्पी और व्यापारी वर्ग जो थे, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे थे। जैसे आज के समय में उद्योगपति हो गए, व्यापारी वर्ग हो गए, वो मौजूद है। तो कंपैरिजन के साथ बताया कि भाई उस समय पे भी ये कार्यक्रम होते थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उस समय पे खाना नहीं खाते थे, आज अचानक से खाना खाना शुरू कर दिया। वो स्वरूप बदल गया, पहले कंदमूल और इस तरह से मार के खाते थे, आज उसका स्वरूप बदल गया। क्रियाएँ सारी वही हो रही, बस स्वरूप उनका बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? प्रश्न पर हम वापस आएँ, इससे पहले इसके निष्कर्ष को समझिए। अंत में क्या लिखना होता है? प्रश्न में बस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा कि ये एक सभ्यता है, इसका ये प्रभाव आज के समय पे देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आ गया? इंट्रोडक्शन में आ गया। इसके बाद उसका जो प्रभाव है, नगरीय योजना का जो प्रभाव वर्तमान में देखने को मिलता है, मेन बॉडी के अंतर्गत वो आ गया। अब इसमें जो निष्कर्ष है उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे आज के नगरों की तरह अनेक तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही सिंधु घाटी सभ्यता की, नगर नियोजन प्रणाली से सीखकर उस समस्या को हल किया जा सकता है। वर्तमान नगर नियोजन के अधिकांश स्वरूप और तकनीक को सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। 2-3 चीजें जो आपने लिखा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, उसको वहां पर लिख के समाप्त कर सकते हैं। वापस से प्रश्न की ओर चले। आई होप ये आपको सबसे सिंपल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया, लिख कर लिया है पॉइंट्स को, ताकि आपको मैं कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए मुझसे। बस ये कि वो बच्चा, हर तरीके के लोग समझ सके, जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है वो लोग भी समझ सके, जो अभी मिड ऑफ द प्रिपरेशन में है, ठीक है? अब यहाँ पर और अगर मैं लिख दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता काल सिंधु घाटी की तो पहला पार्ट आपको किसमें लिखना है? ये आपका इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? ये आपका मेन बॉडी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे पूछ रहा है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि इसका प्रभाव वर्तमान में क्या पड़ रहा है। सिंपल सा लाइन है, हड़प्पा सभ्यता काल के जो शहरी नियोजन है उस पर टिप्पणी कीजिए। तो शहरी नियोजन में क्या क्या आ जाएगा? आपके स्नानागार आ जाएंगे, ग्रिड प्रणाली पर बने शहर आ जाएंगे, आपके होल, जैसे मेन होल्स कैसे होते थे, कारखाने कैसे होते थे, मनकों की बात की गई है, वहां पर धातु निर्मित चीजों की अगर बात की गई है, जो है मिट्टी से बने जो खिलौने उनकी बात की गई है, व्यापार की बात की गई, तो वो सारे प्रभाव दिखाई देते हैं। तो शहरी नियोजन पर टिप्पणी तो आपका मेन बॉडी आ जाएगा, एंड देन आपका मतलब पहला इंट्रोडक्शन, एंड देन मेन बॉडी, फिर आपका क्या आ जाता है? कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है? तो आपका कंक्लूजन आ जाता है यहाँ पर। क्लियर है? इस तरह से अगर आप चाहें तो ग्रिड प्रणाली को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, थोड़ा-सा कुछ चीज़ें ड्रॉ करके दिखाते हैं तो भी खूबसूरत भी लगता है और बाकियों से अलग दिखता है आपका प्रश्न। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये जो मेरा तरीका है एक समझाने का आपको अच्छा लगा होगा। अपना रिस्पॉन्स बताइएगा।
कुछ अगर इसमें और चीजें संशोधित करनी होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने का प्रयास करूंगी, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा इजी वे मुझे नहीं लगता कोई चीज हो सकती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है मंदिर वास्तुकला। तो पहले मैं आपको एक इत्तला कर देती हूँ, जो लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, जैसे मंदिर वास्तुकला में हमने 3 शैलियों को पढ़ा था, 3 स्टाइल होते हैं ना, नागर मंदिर वास्तुकला, इसके बाद आपका होता है वेसर मंदिर वास्तुकला, फिर आपका होता है द्रविड़ मंदिर वास्तुकला। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, मंदिर वास्तुकला के विकास में, मंदिर वास्तु जो भी मंदिर का जो आर्किटेक्चर का एक डेवलपमेंट का क्रम चला है ना, उसकी बात कर रहा है, उसके विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। और विवेचना कीजिए, ये 2013 में बच्चों आपसे यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है, यूपीएससी का प्रश्न है। अब देखिए, अब इसमें आप सोचेंगे ये तो कह नहीं रहा है कि किस स्टाइल की बात कर रहा है, नागर कर रहा है, वेसर कर रहा है, द्रविड़ कर रहा है। ये वही लोग आंसर इसका कर पाएंगे जिनको पता होगा कि चोल साम्राज्य कहाँ पर आता है। तो आप देखेंगे द्रविड़ में, ठीक है, द्रविड़ जो शैली है, माफ करिएगा मेरा जो ड्राइंग है या मैपिंग में बड़ा मेरा हाथ खराब है ऐसे बनाने में, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो द्रविड़ शैली जो बात करते हैं, जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला है, वो आपको साउथ में नीचे देखने को मिलती है, ठीक है। तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी ये जो हिस्सा है, माफी चाहती हूँ, ये कृष्णा नदी तक आपको देखने को मिलती है। और चोलों का जो शासन आपको देखने को मिलता है वो इसी यहाँ पर देखने को मिलता है, साउथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, अब सिर्फ लिख दिया चोल वास्तुकला। अब जिनको पता ही नहीं तो वो सोचेंगे कि चलो नागर, वेसर, द्रविड़ तीनों लिख देते, नहीं, जबकि चोल वास्तुकला का कहने का तात्पर्य यही है, वो कि द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की बात कर रहा है, साउथ की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, आप मंदिर वास्तुकला के विकास में, तो इंट्रोडक्शन बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे द्रविड़ शैली के थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, द्रविड़ मंदिर शैली के बारे में लिखेंगे, कैसे कैसे ये पल्लवों के समय पे इसका विकास हुआ, इस समय के मंदिरों का विकास हुआ, अपने चरम उत्कर्ष पर थी ये। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी भव्यता, इसके वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, और बाकी मंदिर शैली से काफी भिन्न है, इसमें कई कई लक्षण जो है इसके खुद को अलग करते हैं बाकी शैलियों से, ठीक है। अब कह रहा है चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, थोड़ा सा इंट्रो हमने द्रविड़ शैली के बारे में लिख दिया, ठीक है। मंदिर स्थापत्य का चाहे तो लिख सकते हैं कि मंदिर स्थापत्य के कई सारे प्रमाण देखने को मिले हैं, जिसमें 3 प्रकार की शैलियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें द्रविड़ शैली की, और द्रविड़ शैली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर इसके बाद हम मेन बॉडी पे आ जाएंगे, यानी कि चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। शुरू किया था मंदिर स्थापत्य की जो द्रविड़ शैली है वो पल्लवों ने, लेकिन चोल के शासकों के समय पे ये अपने काफी स्वर्ण युग का काल कहा जाने लगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस समय पे जो मंदिरों का निर्माण हुआ, इस समय पे जो मूर्तियों का निर्माण, चित्रकारी का जो निर्माण हुआ, वो काफी भव्य था, अपने आप में काफी तारीफे काबिल था। तो आइए इसको हम इस तरह से समझते हैं, यहाँ पर साधारण तरीके से करते हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखिएगा, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पैरा टाइप में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, जैसे किसी एक बच्चे ने मुझे कुछ दिन पहले एक आंसर राइटिंग भेजा था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, हालांकि ये भी स्टार्टिंग है तो ये गलतियां होना स्वाभाविक है, और गलतियां ये बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उन्होंने उसी सेम क्वेश्चन की 2 लाइनें लिखकर और प्रश्न लिखना शुरू कर दिया। ऐसा करने से बचिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर तो यही पूछ रहा है ना, आप उसको उसकी लाइन में ही क्यों बता रहे हैं आगे से। तो इंट्रोडक्शन को कुछ अपने तरीके से, अपनी लाइंस के साथ, अपने कुछ कोटेशंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं अगर वहां जरूरी है तो, है ना। तो यहाँ पर हमें उन चीजों का ध्यान रखना है, लाइंस का रिपीटेशन नहीं करना है कि पता चले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, वही 2 लाइनें इसके बाद की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे इसका वही पल्लव काल से द्रविड़ के बारे में लिखना है, शुरू हुआ, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था चोलों के समय पे, चोलकालीन शासक में मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। तो चोल काल की अब हम बात करें तो उसके बारे में एक लाइन लिख देंगे कि भैया जब वो आए तो उस समय पे वहां पर मंदिर स्थापत्य के साथ साथ मूर्ति कला पे भी विशेष तौर पे ध्यान दिया गया, तभी तो मंदिरों में मूर्तियों के बारे में वहां दिखाया गया। अब जैसे, अब मैंने क्या बोला, जैसे कोई कोटेशन है या किसी की पंक्ति है, किसी की डेफिनेशन है, उसको वहां लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इतिहासकार हुए फर्ग्यूसन, ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं, फर्ग्यूसन के अनुसार, एक इतिहासकार रहे फर्ग्यूसन के अनुसार, चोलों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। तो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो चोल थे ना, वो दैत्यों के समान विशाल सोचा करते थे, और जौहरियों के समान जो है उसे तराशना शुरू करते थे, उनके अंदर वो कैपेसिटी थी। तो ये जो लाइन है बड़ी फेमस है। तो इस प्रकार से एक इतिहासकार के द्वारा एक कहानी है, कहा गया है, एक कथन है, तो उसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं।
अब मेन बॉडी हमारी क्या कह रही थी कि चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, तो इन्होंने क्या ऐसा काम किया जो बाकियों से अलग था? क्या उसके उदाहरण है? हम उदाहरण भी देंगे। अब भाई हम सिर्फ कहानियां तो नहीं कर सकते कि उन्होंने ये कराया वो कराया, उदाहरण क्या है उनके, ये तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग में हमें लिखना होगा कि छोटे आकार के थे। जब चोल काल में जब शुरू में मंदिर हुए थे तो थोड़े छोटे आकार के होते थे, लेकिन बाद में बड़े भव्य विशाल मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, इसके बाद इनका जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे तंजौर में राजा राज प्रथम द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर। तो ठीक है, फिर इसका राजेंद्र चोल द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। तो ये सब कुछ उदाहरण है, एक दो आपको और पता हो तो उसमें और लिख दीजिएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में मुख्य भाग में लिख सकते हैं कि चोल काल से पहले के अगर हम मंदिरों का निर्माण का भाग देखें तो थोड़ा उतने विशाल और भव्य नहीं होते थे, क्योंकि धीरे धीरे विकास अपने चरम उत्कृष्ट पर पहुंच गया था, जो कि इस समय के लक्षण आपको इन मंदिरों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर और देखिए क्या कहेंगे, चोल काल के मंदिर तकनीकी अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे, जबकि पहले समय के आप मंदिर देखेंगे जो मैंने पढ़ाया है उसमें इतनी अलंकरण नहीं देखने को मिलता था। भव्य थे लेकिन उतने अलंकृत नहीं होते, तो अलंकरण कहाँ से आएगा? जब आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी। और साउथ में अगर हम द्रविड़ की बात करें स्पेसिफिकली तो देखेंगे कि वहाँ की भव्यता वहाँ की आर्थिक स्थिति को बहुत कुछ बताती है। अब जैसे समझिए, अब कैसे पता चलेगा कि मंदिर स्थापत्य की चोल शैली का जो विकास था वो काफी उत्कृष्ट था बाकियों से? तो हमें कुछ पॉइंट्स देने होंगे। उदाहरण हमने दे दिया, अब हमें बताना होगा कि भाई कैसे भिन्न है, क्या विशेषताएं हैं जो बाकियों से भिन्न है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें लिख सकते हैं, हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं इसको, चाहे तो दो दो लाइन में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मंदिर का जो गर्भगृह है वो वर्गाकार रहा, जबकि पहले थोड़ा सा आयताकार रूप में होता था, उस प्रकार से इतने बृहद नहीं होते थे। पिरामिड नुमा, आपको इसमें पिरामिड नुमा जो है शिखर मिलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर शिखर की बात करें, अब देखिए जब हम ऊपर पढ़ते हैं जैसे नागर शैली, अगर हम यहाँ पर ये अलग से बात बता रही हूँ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। नागर मंदिर स्थापत्य शैली की बात बता रही हूँ, तो वहां पर आपको जो शिखर होता था इसको हम शिखर कहते थे। ठीक है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। जैसे ही अब साउथ में आ जाते हैं, द्रविड़ की बात करते हैं, वहां पर इसको हम क्या कहने लगते हैं? विमान कहने लगते हैं। तो अगर आप वैसे शिखर लिखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, शिखर भी लिख सकते हैं, शिखर भी बोला जाता है। लेकिन जैसे जहाँ की जो लैंग्वेज है या जहाँ पर जिसको जो बोला जाता है वो लिखेंगे तो काफी इफेक्टिव होता है ना। तो ये विमान पिरामिड नुमा होते थे। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, ये आपको हालांकि और मंदिरों में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर और भव्यता से बनाया गया। ठीक है, मंदिर की चार दीवारी से घिरे होते थे। अब साउथ में द्रविड़ शैली में क्या होता था, जब चोलों के समय पे आप देखेंगे यहाँ पर मंदिर जो होते थे काफी बृहद बनाए जाते थे, और इनको चारों बाउंड्री से, बीच में मंदिर होता था, उनको चारों बाउंड्री से खींचा बनाया जाता था, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। बताते थे यहाँ पर इसके अंतर्गत व्यापार हुआ करता था। ठीक है, विशाल गोपुरम होता था। और हाँ, द्रविड़ में जैसे ही आप चले जाते हैं आपको विशाल गोपुरम, मेन जैसे गेट, आप मान लीजिए ये मंदिर है ना, तो इसके बाहर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशाल भव्य गोपुरम हुआ करते थे, बड़ी बड़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती थी, उस पे अलंकरण किया जाता था। ये कहा जाता था कि जिस समय का गोपुरम जितना भव्य, जितना विशाल होगा, वो उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को और दृढ़ दिखाता है, बताता है कि शासक कितना सक्षम रहा था उस वक्त में। ठीक है, तो चार दीवारी के अंदर तालाब का निर्माण होता था। जब आप द्रविड़ शैली के अंतर्गत देखते हैं, यहाँ सिर्फ चोलों की ही बात नहीं, द्रविड़ शैली में देखते हैं तो तालाब का एक कुंड के धर्म के रूप में उसको दिखाया जाता था। तालाब कुंड का निर्माण किया जाता था, जबकि नागर शैली, बेसर शैली में ऐसे साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं। मुख्य मंदिरों के साथ साथ सहायक मंदिरों का निर्माण होता होता था। ठीक है, चोल मंदिर स्थापत्य के साथ साथ चित्रकला और मूर्तिकला के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे। जब आपको मैंने चित्रकारी और ये सब बताया था तो बता दीजिएगा इसके साथ साथ, भाई हमें आता है तो हम दो चार लाइन डाल सकते हैं। मंदिर के शीर्ष पर विशाल का स्तूपिका का निर्माण होता था। जब मंदिर बनाता तो विशाल का स्तूपिका का यह निर्माण किया जाता था। बरामदे में पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र के रह गए थे, चित्र जो है चित्रकारी की गई थी। तो ये सब जो साक्ष्य है वो बताते हैं, ये सब जो पॉइंट्स है वो बताते हैं कि चोल जो चोल शैली है, चोल के विकास की बात करें, चोल काल के जो शासकों के आने के बाद की जो प्रक्रिया है वो कैसे भिन्न दिखाती है उस समय के मंदिरों के, उस समय के मंदिर के आर्किटेक्चर को। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। निष्कर्ष में वही चीजें कि पल्लवों ने इसको शुरू किया था, लेकिन चोलों ने इसको काफी विस्तार दिया, अलंकरण और तकनीकी रूप से इसका काफी प्रयोग किया गया, उत्कृष्ट बनाया गया और बताया गया कि किस प्रकार से पहले से बने मंदिरों से ये जो शैली आ रही है उसमें क्या भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अपने इनपुट्स दे सकते हैं। तो प्रश्न पे वापस आते हैं। अब क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन में द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली क्यों? क्योंकि चोलों की बात करें, चोल वास्तुकला, चोल कहाँ की बात करें? साउथ की बात करें। साउथ में क्या? द्रविड़ मंदिर शैली। मंदिर शैली कितने प्रकार की है? नागर मंदिर स्थापत्य कला,
वेसर मंदिर स्थापत्य कला और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला। अब फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ से कहाँ तक का इनका विस्तार है। मैंने बहुत बार आपको बताया है अपने हर एक लेक्चर में जहां जहां इसकी बात की गई है। क्लियर है बच्चों? इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है, सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। लेकर आइए नए इसमें पॉइंट बनाइए अपने आप से। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, मैं देखूंगी, उसे चेक करूंगी, इसमें अपने इनपुट्स डालिए। हो सकता है ये सीमित कर दे आपको, लेकिन आप इसमें कुछ और बेहतर करने का प्रयास करिए, कुछ नए पॉइंट्स डालिए, कुछ और उदाहरण डालिए, कुछ और लाइन्स डालिए इसमें। ठीक है, आप कह रहे हैं भारत की मध्य पाषाण शिला कला ने न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबंधित किया है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कुछ नहीं करना है, अब इस प्रश्न को मैं तोड़ रही हूँ, समझिए कैसे हमें प्रश्न को टैकल करना है। प्रश्न बड़ा है, तोड़ते हैं इसको। भारत की मध्य पाषाण शिला कला, ठीक है, ने न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन, ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला से, इसको हम बाद में पॉइंट करेंगे, आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध, ठीक है, को प्रतिबंधित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब आधुनिक चित्रकला, ठीक है, कह रहे हैं जो उस समय के, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि शैलकृत जो गुफाएं होती थी, जैसे भीमबेटका की गुफा अपनी सबसे विश्व की सबसे पुरानी गुफा है, 30,000 40,000 लगभग पुरानी वहां पर चित्र देखने को मिलते हैं। तो कह रहे हैं मध्य पाषाण शिला कला ने न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, जो उन्होंने रहा है, जैसे वो रहते थे, जैसे वो खाते थे, जैसे वो व्यापार करते थे, जो भी उनकी दिनचर्या होती थी, दिन से जुड़े जो भी कार्यकलाप होते थे, उसको वहां पर चित्रों के माध्यम से दर्शाए। तो बेसिकली आपसे चित्रकला की बात पूछ रहे हैं। यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, चित्रकला, ठीक है, इस शब्द को भूल जाइए अभी। तो उस समय के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबंधित किया है। तुलनात्मक रूप से उन्होंने उस समय बिना किसी साधन के, अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से बिना किसी टेक्निक के, उस समय पे उन्होंने कैसे चित्रकारी बनाई, कैसे प्राकृतिक रंगों का उन्होंने जो है इस्तेमाल किया, किस तरह से ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो आज भी हमारे बीच, अगर ऐसी चट्टानें हैं तो उनके चित्रकारी आज भी मौजूद है, चाहे वो किसी गुफा की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबंधित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मतलब बताइए कि उसके मतलब कि उसमें आपको बताना है कि क्या क्या उसके डिफरेंस आपको आधुनिक चित्रकला में देखने को मिलते हैं, क्या क्या जो है जो पिछली चित्रकला है, जो मध्य पाषाण की जो चित्रकला है उससे भिन्न है। तो मतलब उसके कह सकते हैं कि उसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे हम उसको, इस पे कह सकते हैं कि उसके डिफरेंस दिखाना है कि क्या समानताएं वहां से देखने को मिलती है आज की चित्रकला में, क्या असमानताएं देखने को मिलती है, क्या भिन्न है, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये यूपीएससी में 2015 में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आपको जो प्रस्तावना है, ठीक है, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, जो प्रस्तावना है आपकी, उसमें आपको क्या लिखना होगा, उसमें आपको लिखना होगा मध्य पाषाण शिला कला के बारे में बताना होगा, उदाहरण के तौर पर किस तरह से उन्होंने वहां पर जो है कितनी प्राचीन गुफाएं हैं जिनको आज भी वर्तमान में देखा जा सकता है, जिनसे हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो उनकी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे भीमबेटका की गुफा, ठीक है, उस समय के सांस्कृतिक जीवन को यहाँ पर दिखाया, थोड़ा सा यहाँ पर बताते हुए फिर हम मेन बॉडी पे आएंगे। पूछ रहे हैं कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार से प्रतिबंधित करती है। ठीक है, इन दो चीजों पे हमें विशेषता ध्यान रखना है। तो पहले क्या होता था, मानव जो है पहले गुफा में रहता था, पहले इसी तरह से जीवन यापन करता था। जो शिला कला है, मतलब कि जो गुफा है उसकी जो कला है, उसके साक्ष्य में विंध्य और कैमूर पहाड़ियों उदाहरण से हमें देना है। ठीक है, उदाहरण के साथ देना है। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों की गुफाओं से और कर्नाटक के कडप्पा जिले से हमें प्राप्त हुए। तो ये जो उदाहरण अगर आप देंगे तो काफी इफेक्टिव रहेगा, एग्जामिनर को पता रहेगा कि भाई चलो ये हवा में बातें नहीं कर रहा है सिर्फ कि मध्य पाषाण कालीन गुफा बोल दी और बस मध्य पाषाण कालीन गुफा की बात कर रहा है, इसमें उदाहरण भी देना है। विभिन्न तरह के दृश्यों का अंकन किया गया है। आप जैसे मैंने भीमबेटका की गुफा फॉर एग्जाम्पल का है ना, तो उसमें कैसे आपने देखा भाला चलाते हुए जो आकटक जो दृश्य है वो दिखाए गए, युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं, जीवन की दिनचर्या के वहां पर दृश्य दिखाए गए, नृत्य करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं, वहां पर युद्ध करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं, वहां पर शिकार करते हुए दृश्य दिखाए गए। आज ही जाके गूगल पे देखिएगा, पेड़ पौधे, जीवन जंतु, पारिवारिक जीवन, नृत्य इत्यादि की चीजों को वहां पर चित्रकारी के दिन उकेरा गया है, क्योंकि उस समय पे कोई भाषा नहीं थी, अगर थी भी लिपि तो उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो उस तरह की चीजें वहां देखने को मिलती है। तो कैसे आज के वर्तमान समय में भी उसके जो सौंदर्य बोध है वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, उसमें कुछ समानता है, कुछ असमानताएं भी हैं। अब जैसे यहाँ पर आप तुलनात्मक रूप से भी लिख सकते हैं,
कि प्रेजेंट टाइम में जो हमें चित्रकारी मिलती है वो पहले में क्या भिन्न है और पहले से कैसे भिन्न है या क्या समानताएं हैं। जैसे कि कुछ आकृतियां तकनीकी स्तर पर कमजोर और अपरिष्कृत थी। अब पहले के समय में क्या होता था कि जो चीजें होती थी, मेन बॉडी ये लिखनी है ना, संरचना, उसमें सांस्कृतिक जीवन को दर्शाते हुए बताना है कि कैसे प्रेजेंट टाइम में वो चीजें हमें वहां पर कुछ सही उसकी कुछ चीजें देखने को मिलती है, कुछ चीजें बदल चुकी हैं। अब जैसे कुछ आकृतियां तब ऐसे बनाई गई थी जिसमें इतनी सुडौल नहीं थी या इतनी स्पष्ट नहीं थी। आज के समय पे ऐसा नहीं है। चित्रों में विविधता देखने को मिलती। पहले भी कितनी सारी वैरायटीज के चित्र देखने को उस समय पे मिले। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें उसमें, तो देखेंगे आपकी कैसे उन्होंने जीवन के बारे में बताया, अपनी आर्थिक स्थिति को दर्शाया, कैसे व्यापार को दर्शाने का प्रयास किया, हर तरह की चीजों को दर्शाया। ठीक है, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को बारीकी से सेम अंकन किया। आज भी हम देखते हैं अपनी चित्रकारी में ये सब चीजें। थोड़े से सब्जेक्ट बदल गए लेकिन कुछ चीजें इसी हद तक है। सभी चित्रों के रंगों से भरने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया। पहले प्राकृतिक रंगों पे पूरी तरह से निर्भर होते थे, उस तरह की चीजों का प्रयोग किया जाता था। आज के समय पे कई सारे कलर्स आ गए जिनके शायद मुझे नाम भी नहीं पता होंगे, तो जो आर्टिस्ट है उनको बेहतर पता होगा। ठीक है, अब यही चीज उस समय के चित्र जो थे कैसे किस बेस्ड क्या होता था। अब देखिए, चित्रकारी के पीछे कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ चित्रकारी होती है, सिर्फ चित्रकला होती है जिसमें चित्रों के माध्यम से कहानी को गढ़ा जाता है ना, यही बताया था मैंने। अब कह रहे हैं कि उस समय की जो चित्रकला थी उस मध्य पाषाण काल के समय में, तो उनका विषय क्या होता था। जैसे आखेटक युद्ध करते हुए रहन सहन को दर्शाया गया है, अभी बताया। प्राकृतिक और सुरक्षित जीवन शैली को दर्शाया गया है। अधिकांश चित्र जो है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण से परिचित कराने के लिए निर्मित किए गए। तो जो भी उस समय की क्रियाकलाप हुआ करती थी उनको वहां पर बनाने का प्रयास किया गया, ताकि हम उनकी रियल चीजों को समझ सके कि अच्छा उनका जीवन स्तर कैसा था। या जीवन स्तर तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कुछ चीजों के थ्रू कि अच्छा कैसे व्यापार होता था, किन चीजों को, किन चित्रों को बनाया गया, किस चीज का व्यापार करते थे, या कह सकते हैं कि कैसे उनका व्यवसाय होता था, कैसे जानवरों का, जंतुओं का इस्तेमाल करते थे, किन चीजों को खाया करते थे, उसको वहां पर उकेरने का प्रयास किया गया है चित्रकला से। और हम कैसे समझेंगे, इसी प्रकार से समझेंगे। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन शिलाकला में लोगों की दिनचर्या, उनकी परिस्थितियां, सामाजिक जीवन सब घुली मुली वही बातें कही जा रही हैं। मध्य पाषाणकालीन चित्रकला में नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जब मर्जी आया उन्होंने यहाँ पर कुछ बना दिया, जब मर्जी आया उन्होंने यहाँ पर कुछ बना दिया। जबकि आज के समय में, अब आप इसको कंपैरिजन के साथ लिखेंगे, आज के समय में बड़ा विषयबद्ध होती हैं चीजें चित्रकला में देखेंगे। ठीक है, आज के समय में चाहे मोनालिसा की पेंटिंग रही हो या कुछ भी, बहुत सी चीजें हैं। तो वो मतलब ये उदाहरण के तौर पर है, इसको आप साइड करिए, दूसरा दूसरा सोचिएगा। लेकिन आज के समय में चित्रकला में नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, कहाँ पर पर्टिकुलर किस चीज को बनाना है, उसकी टाइमिंग्स को इस तरह से दर्शाना है। आप देखते हैं कितना कुछ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं सभी लोग, तो देखते होंगे किस प्रकार के लोग चित्रकारी करते हैं, क्या अलग अलग तरह के एल्बम्स में उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। पहले सिर्फ गुफाओं में चित्रकारी को या दीवारों पे चित्रकारी को बनाया जाता, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। अगर आधुनिक चित्रकला की बात करें तो एल्बम्स के साथ साथ कई स्तर पर आपको चित्रकारी देखने को मिलती, कोई एक सीमित स्थान पे नहीं मिलती है। किसी भी चित्रकला को नियमबद्ध करने के लिए मौलिकता वहां पर समाप्त कर दी गई है आज के समय पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या आपने समझा इस चीज को, क्या आपको कोई समानता असमानताएं देखने को मिली है, तो आप बता सकते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे मध्य पाषाणकालीन शिला जो थी कला, वो जीवन दर्शन को निरूपित करती, जैसे कि भीमबेटका की गुफा। इसीलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर भीमबेटका की गुफा की बात कर रही थी। आधुनिक चित्रकला काफी विकसित है, परिष्कृत है, काफी डेवलप्ड है। क्या कर कब बनाना है क्या चीज बहुत पूरी तरह से स्पष्ट है। पहले तो जहां मर्जी आया उन्होंने लेके उकेरना शुरू कर दिया था, तब इतना कहाँ था, सुडौल थी चीजें। अब मध्य पाषाणकालीन कला बेहद कौशल का परिचय देती, बिल्कुल बेहद कौशल का परिचय। क्यों? क्योंकि आज के समय पे भी कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य मौजूद है। मैं कह रही हूँ 30,000, ये लगभग लगभग की बात करूँ, एग्जैक्ट तो डाटा नहीं है, तो लगभग लगभग इतनी पुरानी अगर भीमबेटका की गुफा देखेंगे तो उसके चित्र आज भी मौजूद हैं। तो जो प्राकृतिक रंगों से वो चीजें बनाई गई, कितना रहस्यमयी है ये, है ना। तो इस तरह से आप प्रश्न को लिख सकते हैं। यहाँ पर समझ आ गया, प्रश्न पे आते हैं। तो मध्य, आप समझिए प्रश्न पढ़िए कितना सिंपल है। भारत की मध्य पाषाण शिलाकला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबंधित करती है, उसको दर्शाती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक यानी कि उसके समानता असमानताओं के मूल्यांकन के साथ इसका वर्णन करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज के अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, ये भी आपका यूपीएससी का ही प्रश्न है। यहाँ पर क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से अलग है, इस बात से अलग है, ये तीनों सभ्यताओं की बात कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं
आज तक भंग हुए बिना, मतलब भंग नहीं हुई है, आज तक भंग हुए बिना परिलक्षित की गई हैं, आज भी देखी जाती हैं। वो आपने कहा कहते हैं ना कि वो क्या कुछ बात है हमारी हस्ती जो मिटती नहीं, मतलब मिट गए सब, इस तरह से कहते हैं ना, अभी मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर कही गई है कि प्राचीन सभ्यताओं जो थी, जैसे मिस्र सबसे पुरानी, कहते हैं बहुत पुरानी सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस की, ये सब सभ्यताएं समय के साथ-साथ मिट गई। लेकिन आज भी भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय उपमहाद्वीप की जो सभ्यता है, उसकी जो परंपराएं हैं, वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। कैसे समझिए? जैसे आप इस तरह से देखिए, कैसे प्रकृति पूजा हुआ करती थी प्राचीन समय पे, वो आज भी, चाहे वट वृक्ष पूजा हो या फिर नंदी की पूजा हो या नदी की पूजा हो, ये सब पूजनीय है। तो आज भी हमारे अस्तित्व में, हमारे समाज में वो उसका जो है दर्पण के रूप में देखने को मिलता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको कैसे बताना है इन सभ्यताओं के बारे में, थोड़ा-सा बता सकते हैं। इन शॉर्ट बता सकते हैं प्राचीन सभ्यताओं के बारे में कि पुरानी प्राचीन सभ्यता है, बट हमारे भारत में अगर देखा जाए तो उसकी क्या एक नवीनता है जो आज भी हमारे सामने परिलक्षित होती है, उसको बताते हुए फिर हमें यहाँ पर किस पॉइंट पे आना है, यहाँ पर देखिए। भारत, ग्रीस, मेसोपोटामिया, मिस्र विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। समय के साथ-साथ विश्व की अनेक सभ्यताएं आईं और नष्ट हुई, लेकिन भारत जो है, भारतीय सभ्यता जो है परंपरा निरंतर बनी हुई है। इस तरह से कुछ लाइनों में, 2-4 लाइनों में इसको जो है गढ़ देना है और लिखना है आपको। मुख्य बिंदु अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो जो मेन बॉडी है वो मिस्र की सभ्यता बहुत देववादी और प्राकृतिक पूजक है। मिस्र की जो सभ्यता थी वो काफी ज्यादा देवताओं को पूजने की बात करती, प्रकृति पूजा की बात करती थी। वहीं आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में इस्लामी जो है वो एकेश्वरवाद से प्रभावित है। लेकिन भारत जो है वो पशुपति, शिव, मातृ देवी की पूजा अनवरत आज भी जारी है। इनकी जो सभ्यताएं हैं वो थोड़ी बदली है समय के साथ, जो है संस्कृति थोड़ी बदली है। लेकिन जो हमारे पशुपति शिव की जो मूर्ति, अगर हम प्राचीन समय में पाषाण युग की बात करें, जब उसके पाषाण युग की बात कर रही हूँ मैं, जब गुफाओं में हमने देखा तो वहाँ पशुपति के सिक्कों पर अंकित उनके दृश्य को देखा गया। मातृ देवी की पूजा क्यों कहा गया है? नर्तकी की वहाँ पर मूर्ति देखने को मिली है, मातृ देवी की वहाँ पर मूर्ति देखने को जो है सिक्कों पे अंकन देखने को मिला है। तो कहते हैं कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है, वो आई गई, लेकिन भारत की जो सभ्यता है वो आज भी उसके साक्ष्य हमारे अंतर्गत, हमारे जहन में है, हमारी क्रियाकलापों में वो देखे जाते हैं। धार्मिक कर्मकांड आज भी, हमारे यज्ञ हवन जो है आज भी काफी प्रचलित है। ठीक है, सूर्य देवता की पूजा हो, चंद्रमा की हो, वृक्ष की हो, पशु पक्षी की हो, नदी की हो, तो पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए कैसे उसके इम्पोर्टेंस को आज ये बढ़ाती है। प्राचीन समय में पूजा का स्वरूप थे, लेकिन आज इसके इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं दर्शाती है। तभी इस तरह से उनके संरक्षण की बात की जाती है। ठीक है, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हो चुकी है। ईसाई धर्म के विकास, यूनानी सभ्यताओं में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। भारत में मंदिर निर्माण की कला, गुप्त कला से पहले की बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित और विकसित मिश्र और अन्य सभ्यताओं की अनेक भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी संस्कृत हुई या और भी हमारी जो भाषाएं हैं वो भी विद्यमान है। ठीक है, तो कैसे तुलनात्मक रूप से यहाँ पर समझाने का प्रयास करना है। भारत की अनेक प्राचीन भाषाएं आज भी प्रचलित है, जैसे संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, जो कि अन्य देशों में या अन्य सभ्यताओं में देखेंगे कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है। भारत में लिपियों में, जैसे ब्राह्मी में भी निरंतरता देखने को मिलती है। भारत में परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन शैली में भी निरंतरता देखने को मिलती है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो या किसी पर्व से संबंधित हो, वो परंपरा आज भी हम अपनी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, आगे लेके जा रहे हैं। तो ये चीज हमारी क्वालिटी है जो बाकियों से आपको भिन्न करती है, आपकी सभ्यताओं को भिन्न करती है। ठीक है, विभिन्न धर्म, विदेशी शासक, अनेक अनुयायियों के भी को भी भारतीय परंपरा अपने समाहित कर लेती, जैसे कि हूण, मंगोल, मुस्लिम, यूनानी, अंग्रेज। अब जैसे बाहर से कुछ विदेशी आए तो उन्होंने कुछ हमारी सभ्यताओं को अडॉप्ट किया, जो आज भी वो वहां पर उसको सेलिब्रेट करते हैं या उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या उनके द्वारा यहाँ पर जो खुद को लाया गया, उनके उनकी चीजों को हमने अडॉप्ट किया। तो अडॉप्शन की जो हमारी अच्छी हैबिट है वो भी हमारे अंदर डेवलप हुई है। तो ये इत्यादि चीजों को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे वो सभ्यताएं मिट गई, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो आज भी बनी हुई है। इस तरह से परिलक्षित, मतलब देखने को मिलती है, उसका कहीं ना कहीं मिरर की तरह से आज भी वर्तमान में, चाहे वो प्रकृति पूजा हो, पशु पक्षी पूजा हो, इत्यादि चीजों को हम अपनी भाषा, संस्कृति इत्यादि के स्तर पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर। अब निष्कर्ष में क्या, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है। तो विभिन्न धर्म, विचार, विभिन्न लोग अपने आप में समाहित है, समन्वित कर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। मतलब इतने बड़े कहते हैं वैरायटी इन द डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर वो सब आपको देखने को मिलता है। बाकी जगह पे आपको एकाश्मवाद देखने को मिलता है और चीजें देखने को, लेकिन यहाँ पर कितनी वेराइटीज ऑफ आपको जो है कल्चर देखने को मिलता है, कितनी वेराइटीज आपको यहाँ पर जो है धर्म देखने को मिलता है। वसुदैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही अपना ग्रह है,
तो वो बात करते हैं परंपरा रही है, और आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद का समन्वय देखने को मिलता है। आध्यात्मिकता की बात करें तो किस प्रकार से यार वर्ल्ड लेवल पर इन चीज़ों का एक अपना इम्पोर्टेंस है। अगर हम स्पेसिफिकली योग की बात करें, ठीक है, तो किस तरह से भिन्न है, वो भिन्नताएँ हमें बतानी कि कैसे उनके समय पे क्या चीज़ें थी, वो आज आपको नहीं देखने मिलती। लेकिन हमारी जो एक प्राचीन समय की जो क्रियाकलाप थे, हमारे एक प्राचीन समय की जो चीज़ें थी, वो आज भी हम अपने समाज में लेकर आए हैं, उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे आने वाले पीढ़ियों के द्वारा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। अब प्रश्न पर वापस चलें तो समझ जाएँगे आप, क्लियर क्यों हो जाएगा, आई होप आपको, है ना? तो कह रहे हैं भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस की सभ्यताओं से इस प्रकार से या इस बात से अलग है कि भारतीय महाद्वीप की जो परंपराएं हैं वो आज भी भंग नहीं हुई हैं, भंग हुए बिना ही परिलक्षित की गई हैं, देखी गई हैं। यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। सोचिए, एक बार प्रश्न को अगर समझ लिया तो कितना आसान हो जाता है। तो प्रश्न को ब्रेक करना है, 2 लाइनों आ गई, अलग अलग ब्रेक करिए। क्या पूछ रहा है? अच्छा, भारत की बात कर रहा है, अच्छा इस पर्टिकुलर चीज की पूछ रहा है। प्रश्न में पूछ क्या रहा है ये पहले जरूरी है समझना। प्रश्न में लिखने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। पहले समझिए प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी डिमांड क्या है। बहुत बार होता है डिमांड उसकी ए होती है, हम लिख रहे होते हैं बी, तो वो क्लैश हो जाता है, नंबर नहीं मिलता, फिर हमें लगता है हम तो कॉपी भर के आए हैं। तो कॉपी भरना मतलब नहीं है, प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो फिर से अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग को और डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ भी टॉपिक छूटा है तो उसको और मैं करवा दूंगी, ताकि जो देखिए अभी तक जितना मैंने कराया वो मेंस और पीटी के एस्पेक्ट से काफी सफिशिएंट है। अगर एक आध चीजें रह गई है तो प्रश्न के साथ मैं उसको इन शॉर्ट आपको समझा दूंगी, जहां से पर्टिकुलर प्रश्न आता है, दैट्स इट। तो अभी तक जो बच्चों की गई थी मैम ये छूट गया वो छूट गया, ऐसे तो बच्चों बहुत कुछ है। यूपीएससी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या पढ़ना है सबको पता है, पर क्या छोड़ना है ये हमें पता होना पहले जरूरी होता है, क्योंकि इस भीड़ में खो जाएंगे अगर आप, ठीक है, फिर नहीं समझ आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरी जो पीडीएफ जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है, चाहे वो आपका पीसीएस सारथी चैनल पर मेरा पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम हो, आपके पीसीएस से संबंधित, या फिर लक्ष्य की सीरीज हो, आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स हो, या फिर इस लेक्चर की जो टॉपिक्स रहेंगे, वो सब आपको मेरे द्वारा दे दिए जाएंगे मेरे चैनल पर। मेरे वो टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं, बस निरंतर साथ बने रहिए, विश्वास रखिए खुद पर, भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा की होड़ में ना भागिए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनों का विशेष ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।